अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। ये सिफर रैतु भरोसा, सिफर कर्ज माफी और सिफर रैतु बीमा हुकूमत है। तेलंगाना में किसानों की हालत काबिल रहम, मुआमरीन का वजीफा तक रोक दिया गया। अवामी फलाह स्कीमात के बजाय मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के प्रोजेक्ट को तरजीह, KTR का रिमार्क। मुल्क में मसाजिद को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करे कार्रवाई। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान, मुल्क में मसाजिद को निशाना बनाने पर तशवीश का इजहार। आज़मीन हज के लिए दूसरी किस्त की अदायगी की 16 दिसंबर आखिरी तारीख। रियासत तेलंगाना की तश्कील KCR की मरहून मिन्नत। रियासत भर में दीक्षा दिवस प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने साबिक वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की अपील। तलबा को नाकिस ग़िज़ा की फराहमी, इम्कानिया एहतजाज की इत्तला। BRS के साबिक रुकन असम्बली राम मोहन रेड्डी ज़ेरे हिरासत। तमिलनाडु में तूफान फिंगल से कबल मूसलाधार बारिश की वजह से निज़ाम में जिंदगी दरहम बरहम, कई अजला में स्कूल बंद। खलीज बंगाल में गहरा दबाव तूफान में तब्दील होने का इम्कान। कश्मीर में 30 नवंबर से बारिश और बर्फबारी का इम्कान, रात के दर्जे हरारत में कमी वाक़ई। पहाड़ी इलाकों में 30 नवंबर से हो सकती है बर्फबारी। और अब खबरों की तफसील। किसान रबी सीजन में काश्तकारी के लिए माली इमदाद के हुसूल के खुसूस में जद्दोजहद से दो चार हैं। किसानों की हालत पर कारगुजार सदर BRS व रुकन असम्बली सिरसिल्ला के तारक रामा राव ने शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने किसानों को बिल्कुलिया तौर पर नजरअंदाज कर देने और फलाह स्कीमात से मुंह मोड़ लेने पर कांग्रेस हुकूमत को शदीद हदफ तनकीद बनाया। KTR ने चारशंबे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि जो किसान कभी खुद इन्हिसार और पुरएतमाद थे, ताहम आज वो रियासती हुकूमत की जानिब से इमदाद की अदम फराहमी के बायस मायूसी का शिकार है। उन्होंने मुसलसल 2 काश्तकारी सीजन्स में रैतु भरोसा के तहत माली इमदाद की किसानों को फराहमी में नाकामी और गुज़िश्ता रबी सीजन में सिर्फ जुज़वी माली इमदाद की फराहमी पर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने याद दिलाया कि किसानों के कर्ज़जात की माफ़ी का इब्तिदाई तखमीना 31,000 करोड़ रुपए था और कर्ज माफ़ी की रकम को भी 17,000 करोड़ रुपए तक महदूद कर दिया गया। कर्ज माफ़ी स्कीम से सिर्फ कलील तादाद में किसानों को फ़ायदा पहुंचा। KTR ने कहा कि कौलदार किसान 15,000 रुपए इमदाद का इंतजार कर रहे हैं, जबकि ज़रई मजदूर 12,000 रुपए इमदाद की फराहमी का मुतालबा कर रहे हैं। ताहम इन सब को सिर्फ रियासती हुकूमत की तरफ से खामोशी ही हासिल हो रही है। कारगुजार सदर BRS ने आने वाले ज़रई सीजन में काश्तकारी के लिए किसानों को रैतु भरोसा के तहत इमदाद की फराहमी और बरक़ी सब्सिडी से मुतालिक हुकूमत की जानिब से कोई वजाहत ना होने की निशानदही की और हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि कोई बात भी वाज़ेह नहीं है कि कितने एकड़ का अहाता किया जाएगा और काश्तकारी के लिए किसानों को इमदाद कब दी जाएगी। KTR ने रिमार्क किया कि यह सिफर रैतु भरोसा, सिफर कर्ज माफी और सिफर रैतु बीमा की हुकूमत है। रामा राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत 1.5 लाख करोड़ रुपए मालियाती मूसा ब्यूटिफिकेशन मंसूबे को तरजीह दे रही है, जबकि मुआमरीन के वजीफे को संग दिली के साथ रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसने सोचा होगा कि इस तरीके से मुआमरीन के वजीफे को रोक दिया जाएगा। किसने सोचा होगा कि वो फिर एक मरतबा दवाइयों के लिए अपने बच्चों से पैसे मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। किसने सोचा होगा कि तब्दीली के नाम पर उन्हें धोखा दिया जाएगा। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने उत्तर प्रदेश के संभल में शहर की जामा मस्जिद के सर्वे के जरिए 5 मुस्लिम नौजवानों के कत्ल वाक़े की सख्त मजम्मत की है और मुल्क की तारीखी मसाजिद को निशाना बनाए जाने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम, सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन
सुल्तानी जाफर पाशा, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती, जियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफी खादरी, मौलाना सैयद शाह फजलुल्लाह खादरी अल मूसवी, मौलाना मोहम्मद शफीक आलम खान जामई, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुजतहदी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद खादरी, मौलाना सैयद तकी रजा आबेदी, मौलाना अबू तालिब अखबारी, मौलाना मीर फिरासत अली शुत्तारी, एम.ए. माजिद, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक्कानी पाशा, मौलाना जफ़र अहमद जमील हुसामी, मौलाना सैयद वसीउल्लाह खादरी निज़ाम पाशा, मौलाना मुकरम पाशा खादरी तख्त नशीन, मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अली अबरार, मौलाना अब्दुल गफ्फार खान सलामी, बादशाह मोयुद्दीन, मोहम्मद खलीलुर रहमान, डॉक्टर निज़ामुद्दीन शफीउद्दीन एडवोकेट, मौलाना सैयद कुतुबुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अंसारी व दीगर जिम्मेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि मुल्क में इबादत गाहों के जूं के तूं रखने से मुतालिक कानून के बावजूद फ़िरका परस्त अनासिर एक बाद दीगर तारीखी और क़दीम तहज़ीबी विरसे की हामिल मसाजिद को निशाना बना रहे हैं। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को इस कानून से इस्तिस्ना हासिल था। इस मुकदमे के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह किया कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, ताहम अकीदा आस्था की बुनियाद पर यह अराजी मंदिर के लिए दी जाती हैं। इसके बदले मस्जिद के लिए एक अराजी दूसरे मुकाम पर अलॉट करने की हुकूमत को हिदायत दी। इस्लाम में मस्जिद वहीं बनाई जाती हैं जो अराजी किसी तनाज़ियत से पाक हो। किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाना गलत है, लेकिन हिंदुत्व की ताकतें सियासी आखाहों की सरपरस्ती में ये गलत तासुर पैदा कर रही हैं कि फला मंदिर था, उसको ढाकर मस्जिद बनाई गई। किसी मस्जिद में पानी के खुले हाउस के फव्वारे को किसी धर्म की शिनाख्त करार देकर तनाज़ा पैदा करते आ रहे हैं। तहत की अदालतें हिंदुत्व अनासिर और इनके सियासी आखाहों के दावों की तकमील में बरख रफ्तारी से एजेंडे की तकमील कर रही हैं। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अपील किया है कि वो इस वाक़े का नोट लेते हुए आज खुद कार्रवाई करें और एक बरसरे खिदमत जज के जरिए इसकी तहकीकात करवाएं। फोरम के जिम्मेदारों ने संभल वाक़े के शहदा के विरसा को हुकूमत की जानिब से एक्स ग्रेशिया फराहम करने और खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। फोरम ने संभल वाक़े के शहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत की और उनके पसमानदगान को पुरसा दिया। फोरम ने छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की जानिब से रियासत के तमाम मुतवल्लियों को जुमा के खुतबे की जांच कराने के अहकाम की मजम्मत की और कहा कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के पास ऐसा कोई कानूनी इख्तियार नहीं है। फ़िरका परस्त अनासिर के आलाकार मसाजिद पर कंट्रोल करने का नापाक इरादा रखते हैं, उन्हें इस तरह की हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जिम्मेदारान ने मुल्क के मुसलमानों की अपील की है कि वो कलमे की बुनियाद पर सीसा पलाई हुई दीवार बन जाए, फ़िरका परस्तों की नापाक साजिशों का शिकार न हों। साबिक़ वज़ीर दाखिला व रुकन क़ानून साज कौंसिल BRS मोहम्मद महमूद अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत भर में दीक्षा दिवस के प्रोग्राम्स की तैयारियों से मुतालिक वाकिफ़ करवाया। उन्होंने पार्टी कायदीन, कारकुनान और अवाम से अपील की है कि वो दीक्षा दिवस के प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने में भरपूर ताउन करें और तेलंगाना की तरक्की के लिए एक नई तहरीक का आगाज़ करें। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि दीक्षा दिवस का इनेकाद अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम के लिए दी गई कुर्बानियों को याद करने और अवाम में तरक्की की नई उम्मीदें जगाने के लिए किया जाता है। उन्होंने BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव की क़यादत और आज़म की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये उनकी जदोजहद और क़ुरबानियों का ही नतीजा है कि आज तेलंगाना एक अलहदा रियासत है और BRS दौरे इख्तिदार में नई रियासत ने तरक्की के मनाजिल तय किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोहम्मद महमूद अली ने मौजूदा कांग्रेस हुकूमत की बेअमली और अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करने पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि रियासत के सरकारी स्कूलों में फराहम की जाने वाली ग़िज़ा के मियार में लापरवाही के सबब कई तलबा बीमार हो रहे हैं और बदकिस्मती से मासूम जानें भी ज़ाया हो रही हैं। ये एक संगीन मसला है, लेकिन हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। इस गफलत से तलबा और उनके ख़ानदानों पर नाकाबिल तलाफ़ी असर पड़ रहा है और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ज़िमन में फ़िलफूर इक़दामात करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि मौजूदा हुकूमत आवाम के बुनियादी मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं।
चाहे वो तालीम का शोबा हो, सेहत की सहूलियात हों या दीगर अवामी खिदमात, हर तरफ बद इंतजामी और लापरवाही नजर आती हैं। मोहम्मद महमूद अली ने आवाम से अपील की है कि वो दीक्षा दिवस के प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत करें और तेलंगाना की तरक्की के सफर में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि BRS ही वो वाहिद जमात है जो रियासत के अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतर सकती हैं और तेलंगाना को तरक्की की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकती हैं। आज हम लोग जमा हुए हैं इसलिए दीक्षा दिवस प्रोग्राम की याद ताज़ा करने के लिए। केसीआर साहब जो दीक्षा के लिए बैठे थे, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर है केसीआर साहब के मुकाबले में कोई लीडर नहीं। लोग पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं? पावर के लिए बनाते हैं। केसीआर साहब ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई सिर्फ तेलंगाना के लिए, वो भी उनका इरादा नहीं था। जब शिबू सोरेन साहब से मिले झारखंड के, तो उन्होंने कहा राव साहब खाली आप मूवमेंट चलाएंगे तो बहुत परेशान कर देंगे, एक पार्टी बनाइए। केसीआर साहब ने एक ही एजेंडे पे पार्टी बनाई थी, हमारा तेलंगाना हमें चाहिए। और उन्हीं की मेहनत की वजह से, उन्हीं की कुर्बानी की वजह से तेलंगाना आया। इसलिए केसीआर साहब का नाम जब तक दुनिया कायम रहेगी, ये तेलंगाना स्टेट का जब नाम निकलेगा तो लोग कहेंगे कि केसीआर साहब की कुर्बानी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया है उसकी वजह से तेलंगाना बना। इसलिए लोग केसीआर साहब को पांचवा गांधी कहते हैं। कई लोगों ने किताबें लिखी है। केसीआर साहब जो बड़ी कुर्बानी दी है, हमें बाज़त गांधी जी की याद आती है अमन से, क्योंकि तेलंगाना मूवमेंट 69 में भी चला था। डॉक्टर चिन्नाडी साहब की सदारत में तकरीबन 400 से ज्यादा नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हो गए। केसीआर साहब पुरअमन तहरीक चलाए, यकीनन इसमें भी हमारे नौजवानों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कुछ इंपॉर्टेंट नौजवानों ने शहादत भी हासिल की। उसका हमें भी बहुत गम है। मगर जो केसीआर साहब ने व्रत बैठा था 29 नवंबर को 11 दिन का, वो बड़ा अहम व्रत था, क्योंकि उन्होंने एक ही, जब उन्होंने व्रत बैठने से पहले बहुत से लोगों से डिस्कस किया था। लोग कहे अब नहीं बनता तेलंगाना, 69 में नहीं बना तो अब कैसा बन सकता, ये नामुमकिन है। आप व्रत बैठेंगे तो मर जाएंगे, मगर ये आंध्रा का जो डोमिनेशन है यहाँ पर, वो तेलंगाना बनने नहीं देगा। केसीआर साहब ने कहा कि हम 2004 में कांग्रेस से अलायंस करे थे राजशेखर रेड्डी साहब से, कि उन्होंने वादा किया था कि हम तेलंगाना बनाएंगे। सोनिया मैडम से भी मुलाकात हुई थी। बाद में मसला है कि जब तक आंध्रा वाले राजी नहीं, कैसा तेलंगाना बनाएंगे। फिर 2009 में तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू से अलायंस किया। उन्होंने वादा किया, मगर महीने 2 महीने के बाद ही माहौल सपोर्ट नहीं था। केसीआर साहब बहुत कोशिश करे, आखिर 2009 में 29 नवंबर को उन्होंने मरण पर बैठा। जब 10 दिन में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, सारा कंडीशन बहुत खराब हो गया था। जयशंकर साहब उस वक्त बखदे हयात थे, विद्यासागर साहब, मधुसूदन चारी साहब जो हमारे स्पीकर है, साहब की फैमिली के सारे लोग जाकर साहब से रिक्वेस्ट किए, आज 10 दिन हो चुके हैं, आपने एक दाना नहीं कहा, अब व्रत तोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी जान चली जाएगी। डॉक्टर कह रहे थे केसीआर साहब का ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस में जा सकते हैं, किडनी फेल हो सकते हैं, फिर अच्छे होना मुश्किल है, दुबले इंसान है, कमजोर है। जब केसीआर साहब से जाकर केटीआर साहब जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट ने, उनके मिसेस और जयशंकर साहब ने रिक्वेस्ट किया, साहब व्रत तोड़ दीजिए आप, फिर हम मूवमेंट चलाएंगे।
केसीआर साहब नहीं बोले मैं मर गया तो परवाह नहीं, मुझे तेलंगाना चाहिए। वही जब उनका 11वां दिन भारत चल रहा था 9 दिसंबर, एक दिन में 4 बार कैबिनेट को बुलाया गया। सोनिया मैडम और कैबिनेट में डिस्कशन है इसका, और तय पाया कि अगर तेलंगाना नहीं देंगे तो तेलंगाना में आग लग जाएगी और तेलंगाना बर्बाद हो जाएगा, केसीआर साहब को कुछ भी हो जाएगा। चिदम्बरम साहब ने 9 दिसंबर को ऐलान किया कि तेलंगाना प्रोसेस विल बी स्टार्ट, और उस दिन हम लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद केसीआर से बर्फ तोड़ा गया, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हुए। वही दीक्षा दिवस या 28 तारीख से 9 तारीख तक कई प्रोग्राम रखे। 28 तारीख को तो वहीं तेलंगाना भवन के पास अच्छी रैली है शाम का टाइम। 29 तारीख को 29 तारीख को शाम का टाइम रैली है वहां पर, और एक मीटिंग भी है 30 तारीख से मुसलसिल प्रोग्राम से। और हमारे अभी यहाँ भी हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर भी ब्लड बैंक का हबीब साहब की तरफ से अकबर बाग में एक अच्छा प्रोग्राम रखा जाएगा। जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट मरकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी करना चाहते कीजिए। इसी तरह मुकम्मल तरीके से हम 11 दिन तक कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। तमाम मेरे नौजवानों से गुजारिश है कि 29 तारीख की जो बहुत करीब वहीं तारिक रामा साहब जो दवाखाना है कैंसर हॉस्पिटल से वहाँ तक हमारा बहुत करीब रखा गया ताकि लोगों को खलल ना हो। उसके बाद एक बड़ी पब्लिक मीटिंग रखी गई, तो उसमें हमारे लीडर्स और के टी रामाराव जो वर्किंग प्रेसिडेंट भी अटेंड करेंगे। और हम ये एक ही लोगों को बताना चाहिए, तेलंगाना आने की सबसे बड़ी वजह केसीआर साहब का जो स्टैंड था, केसीआर सचड़ो तेलंगाना बचड़ो बोल के जो बात निकली, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं तेलंगाना ला के दिखाऊंगा। क्योंकि अभी यहाँ भी हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ पर भी ब्लड बैंक का हबीब साहब की तरफ से अकबर बाग में एक अच्छा प्रोग्राम रखा जाएगा। जो भी लोग उसमें पार्टिसिपेट मरकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी करना चाहते कीजिए। इसी तरह मुकम्मल तरीके से हम 11 दिन तक कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। तमाम मेरे नौजवानों से गुजारिश है कि 29 तारीख की जो बहुत करीब वहीं तारिक रामा साहब जो दवाखाना है कैंसर हॉस्पिटल से वहाँ तक हमारा बहुत करीब रखा गया ताकि लोगों को खलल ना हो। उसके बाद एक बड़ी पब्लिक मीटिंग रखी गई, तो उसमें हमारे लीडर्स और के टी रामाराव जो वर्किंग प्रेसिडेंट भी अटेंड करेंगे। और हम ये एक ही लोगों को बताना चाहिए, तेलंगाना आने की सबसे बड़ी वजह केसीआर साहब का जो स्टैंड था, केसीआर सचड़ो तेलंगाना बचड़ो बोल के जो बात निकली, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि मैं मर जाऊंगा, मैं तेलंगाना ला के दिखाऊंगा। क्योंकि इससे पहले हमारी सारी दौलत आंध्रा चले जाती थी, हमारा बजट हम पे खर्चा नहीं होता था, हमारे मुलाजिमतें हमको नहीं मिलती थी। हर तरीके से हमारे साथ नाइंसाफी, 1-2 साल नहीं 56 साल हमारे साथ मुकम्मल नाइंसाफी हुई। और आज देख रहे हैं आप तेलंगाना की खुशहाली, अवाम ने हमें 9.5 साल का मौका दिया और केसीआर साहब ने बहुत काम किया। खास बात ये रही कि हमारे पास पावर नहीं था, पावर में हम सरप्लस स्टेट बनी। फार्मर्स सुसाइड करते थे, वो ख़त्म हुआ। रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम राइज की गई। बहुत से अच्छे अच्छे स्कीम लाते हुए, खासतौर से रेजिडेंशियल स्कूल कांग्रेस 50 साल हुकूमत की और तेलुगु देशम 17 साल हुकूमत की, मगर रेजिडेंशियल स्कूल नहीं के बराबर थे। केसीआर साहब ने 1000 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल खोला और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए 204 रेजिडेंशियल खोलकर गरीब बच्चों को, तेलंगाना बनने से पहले 1000 मुस्लिम बच्चे पढ़ते थे और SC ST BC ये सब मिलाकर 5-7 हज़ार बच्चे पढ़ते थे। पर केसीआर साहब ने 1,40,000 मुस्लिम लड़के और लड़कियों को तालीम का बेड़ा उठाया, उसे कायम रखा जाए, और आज की हुकूमत में उसे नज़रअंदाज कर रही है। तालीम और इलाज हमारे लिए बड़ी अहमियत के हामिल है। केसीआर साहब ने अपने दौरे हुकूमत में
बहुत से अच्छे अच्छे काम किए। ये दीक्षा दिवस का जो प्रोग्राम है इसे सक्सेस करेंगे इंशाल्लाह। तेलंगाना के नौजवानों में बड़ा जोश है और मीडिया के भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिससे लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है। ये ब्लड डोनेट कैंप कहाँ पर है सर? ये अकबर दिलकुशा फंक्शन हॉल में, अकबर बाग में दिलकुशा फंक्शन हॉल है, वहाँ पर रखा गया है। तो ये जो हमारे प्रोग्राम से हमारे पार्टी के तमाम मलकपेट के लीडर से यहाँ मौजूद है, खासतौर से हमारे यहाँ के मलकपेट इंचार्ज अजीत रेड्डी साहब और सिटी जनरल सेक्रेटरी आजम भाई साहब, प्रभाकर रेड्डी साहब, हमारे उमर भाई साहब बीआरएस के सीनियर लीडर, हमारे सुधाकर में बहुत सीनियर लीडर सुधीर सिंगर रेड्डी साहब, अकबरबाग से श्रीनिवास रेड्डी साहब, हबीब साहब, लायक भाई साहब, नरसिंह साहब ओल्ड मलकपेट, और ये ब्लड डोनेशन जो है 29 के दिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे 8 बजे से 8:30 से स्टार्ट हो जाएगा, 9 बजे से इंशाल्लाह दोपहर तक जितना भी हो सका लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 28 को तो 29 के दिन से ये प्रोग्राम, 29 के दिन शाम में मीटिंग लगाई गई, सुबह ये ब्लड डोनेशन प्रोग्राम लगाया गया। इसके लिए महबूब साहब का तमाम आने वाले हैं, उसमें कहाँ तक कारकर्दगी साबित हो? साहब अब आवाम देख रही है, आप हमसे ज्यादा बहुत अच्छा जानते हैं। लोग केसीआर साहब को याद कर रहे हैं और पूरी उम्मीद है, आवाम तो रो रही है, औरतें गरीब औरतें तो रो रहे हैं, अरे केसीआर ना आप किधर चले गए, आओ बोल के। आप जानते हैं शिबू सोरेन साहब की जो पार्टी थी ना, उनके बेटे कैसा पावर में है, आप देखिए आप झारखंड के अंदर। तो जो आवाम भूली नहीं है कि केसीआर साहब ने क्या सेक्रीफाइस कर तेलंगाना हासिल किया है। वो एक महात्मा लीडर है केसीआर साहब, उनके मुकाबले लीडर नहीं है। जो भी पार्टी आज आज़ादी के बाद से बनी है ना, वो हमारी स्टेट में खासतौर से पावर के लिए बनी है। तेलुगु देशम पार्टी पावर के लिए बनी थी, 1 साल में पावर में आई, 9 महीने के अंदर ही। पर केसीआर साहब पावर के लिए नहीं, अपने कुर्बानी देने के लिए पार्टी बनाए थे। अल्लाह ताला भगवान की तरफ से वो कामयाब नहीं हो। डेफिनेट आवाम इंतखाब करेगी। आवाम जानते हैं आप अच्छी तरीके से, आने वाला दौर जो है बीआरएस का रहेगा और केसीआर साहब का रहेगा। केसीआर साहब को सब याद कर रहे हैं। यकीनन ये जो प्रोग्राम है हमारा 11 दिन का जो प्रोग्राम है केसीआर साहब के भारत का, तो डेफिनेट उसमें हम कुछ ना कुछ प्रोग्राम करते रहेंगे। दवाखानों में फ्रूट बांटेंगे, जिस तरीके से तमाम डिस्ट्रिक्टों में, हैदराबाद में कल पार्टी की मीटिंग भी है। मैं तमाम हमारे लीडर से भी गुजारिश करता हूँ, कल 11 बजे मीटिंग में सब प्रोग्राम को पूरा शेड्यूल बनाया जाएगा, उसके हिसाब से काम करेंगे। फूड पॉइजन के बच्चे बहुत अफसोस की बात है, अब हर चीज़ में फूड पॉइजन है। क्या है बताइए, अब ये गवर्नमेंट चल रही तो आप देखिए फूड से। अब कभी हमारे दौर में ऐसा हुआ बताइए? 1-2 ने 42 से ज़्यादा बच्चे फूड पॉइजन से मरे, मगर दुख की बात है। हम चाहते हैं कि इसमें सुधार होना चाहिए और तालीम का मामला है, बच्चों का मामला है, इससे अच्छी से अच्छी तालीम दी जाए, अच्छे से अच्छा बच्चों को तरबियत दी जाए, ये हमारा मकसद है। और आज का जो अहम मकसद है हमारा तेलंगाना हासिल करने का, तेलंगाना जो हासिल किया गया है वो केसीआर साहब की भारत की वजह से ही तेलंगाना। यकीनन हमारी पार्टी के सीनियर कैडर ने भी बहुत सेक्रीफाइस किया है। मन जान लेके 11 दिन भूखे रहना मामूली बात नहीं, इतना बड़ा सेक्रीफाइस करने वाला लीडर है तो महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब। 2024 में 200 आज़मीन हज के लिए एक खादिमुल हुज्जाज मुकर्रर किया जाता था। अब 150 आज़मीन हज के लिए एक खादिमुल हुज्जाज मुकर्रर होगा। 2025 की हज के लिए खादिमुल हुज्जाज का नाम तब्दील करके स्टेट हज इंस्पेक्टर रखा गया है। सऊदी अरब में मक्का और मदीना में आज़मीन हज की रिहाइश के लिए बिल्डिंग्स के मुआयने के बाद हर रियासत से मौजूद सदरनशीन वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इंतखाब का इख्तियार देना चाहिए। आज़मीन हज का इंतखाब जिलेदारी सतह पर होनी चाहिए। उनकी रवानगी एक ही फ्लाइट में होनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट सीरियल नंबर 1 ता 1631 एक इंतखाब हो चुका है। उन्हें फीकस 2,72,300 अदा करना होगा, जिसकी आखिरी तारीख 16 दिसंबर है।
ई मुंतखब आज़मीन हज के लिए दूसरी किस्त की रकम 1,42,000 रुपये 16 नवंबर 2024 से कबल अदा करना होगा। यूनियन चेक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अदा करना होगा। बाज़ मामलात में हज 2025 के लिए दरख्वास्त देने का इरादा रखने वाली ऐसी खवातीन जिनके पासपोर्ट की अदम दस्तियाबी व दीगर वजूहात की बिना पर ऐसा करने से कासिर थीं, वो इस साल इसके साथ ही महरम के साथ जिनका कवर नंबर कुरान अंदाजी में मुंतखब जो करने के हो चुका है, इस हरम को इसके जरिए शामिल हो सकते हैं। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 16 दिसंबर 2024 मुकर्रर है। तेलंगाना में एक ही दिन में गाड़ियों के फैंसी नंबरात से महकमे ट्रांसपोर्ट को 52 लाख रुपए की आमदनी हुई है। महकमे ट्रांसपोर्ट को फैंसी नंबर के अलॉटमेंट के जरिए एक दिन में 52,52,000 रुपए की आमदनी हुई है। हैदराबाद के ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने बताया कि खैरताबाद ट्रांसपोर्ट ऑफिस में फैंसी नंबरों के अलॉटमेंट से ये भारी रकम महकमे को हासिल हुई है। सबसे ज्यादा आमदनी 0001 TG09D फैंसी नंबर पर 11,11,111 रुपए की आमदनी हुई। ये नंबर आर राजीव कुमार नामी एक शख्स ने ऑनलाइन बैटिंग में हासिल किया है, जबकि 0009 TG09D नंबर से 10,40,000 रुपए की आमदनी हुई। ये नंबर मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने हासिल किया है। इसके अलावा बाज़ दीगर फैंसी नंबरात के जरिए ट्रांसपोर्ट को लाखों रुपए की आमदनी हुई है। निर्मल में एथेनॉल फैक्ट्री के क़याम के खिलाफ किसानों के एहतजाज के बाद 23 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। कौमी शाहरा पर धरना और निर्मल RDO रत्ना कल्याणी की गाड़ी को नुकसान के साथ साथ एथेनॉल फैक्ट्री के क़याम के खिलाफ धरना देकर शहरियों को तकलीफ पहुंचाने के इल्जाम में मामला दर्ज किया गया। कलेक्टर अभिलाषा अभिनव ने इस सिलसिले में दफ्तर वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश की है। कलेक्टर ने कहा है कि दिलावरपुर मंडल मुस्तकिर में एथेनॉल फैक्ट्री के क़याम के खिलाफ किसानों के एहतजाज की रिपोर्ट वज़ीर आला A रेवंत रेड्डी के दफ्तर को रवाना की गई है। एक बयान में अभिलाषा ने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री की मुखालिफत करने वाले किसानों के जरिए रास्ता रोको से मुतालिक एक रिपोर्ट और उनके खदशात को वज़ीर आला के दफ्तर को पेश किया गया। उन्होंने किसानों पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। एहतजाज उस वक्त पुरतशद्दुद हो गया जब बाज़ मुश्तगिल अफराद ने मुबैना तौर पर RDO कल्याणी की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने मंगल की शाम किसानों से मशावरत की थी। उन्होंने उसे अपनी गाड़ी रोक कर मौके से जाने से रोक दिया। इसके बाद उन्होंने गाड़ी पर आग लगा दी। ताहम मौके पर मौजूद पुलिस ने आग पर काबू पा लिया। कल्याणी को पहले ही निर्मल टाउन के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जब वो रात 9:30 बजे बेहोश हो गई थी। RDO नारायणखेड़ अशोक चक्रवर्ती ने मुस्तकिल नारायणखेड़ में मौजूद तेलंगाना अक़लियती क़यामती स्कूल व कॉलेज बॉयज़ का अचानक दोपहर के खाने के दौरान दौरा करके मुकम्मल मुआयना किया और तलबा के साथ दोपहर का खाना खाया। तलबा से रास्त मुलाकात की। वार्डन मोहम्मद इब्राहिम पटेल को हिदायत दी कि तलबा को मेन्यू के मुताबिक खाना और दीगर अशिया दिया जाए। इस मौके पर उनके हमरा नारायणखेड़ तहसीलदार भास्कर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर माधव रेड्डी, मज़कूरा स्कूलों व कॉलेजों के अमला भी मौजूद था। पुलिस ने तेलंगाना के मक्तल में साबिक़ रुकन असेंबली वो BRS लीडर राम मोहन रेड्डी के बशमूल BRS के दीगर लीडरों को हिरासत में ले लिया। BRS लीडरान मैंगूर ज़िला परिषद हाई स्कूल में नाक़िस मियार की ग़िज़ा की फराहमी के मसले पर तलबा से बातचीत, तफसीलात मालूम और एहतजाज करने के लिए जा रहे थे। ताहम पुलिस ने उनको स्कूल के दौरे की इजाज़त नहीं दी। पुलिस ने मुख्तलिफ मंडलों से BRS लीडरों को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों को मुंतकिल कर दिया। मक्तल के साबिक़ MLA राम मोहन रेड्डी को नारायणपेट पुलिस ने मदोर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इन लीडरों को बुध की अवलीन सातों में हिरासत में लिया गया। इम्कानी एहतजाज और मुजाहरों को रोकने के लिए पेशगी इक़दामात के एक हिस्से के तौर पर DSP लिंगैया की क़यादत में बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया। BRS लीडरों ने राम मोहन रेड्डी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने के खिलाफ मक्तल नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बुध की सुबह रामंतापुर की विवेक नगर में एक घर में ज़बरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक शुबा किया जा रहा है कि एक बैटरी बाइक फटने से घर में ज़बरदस्त आग लग गई। आग जो तेज़ी से फैल गई और घर में खड़ी 7 दीगर 2 पहिए गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही करीबी इलाके से फायर सेफ्टी के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।
नारायणपेट जिले के मागनूर जिले परिषद हाई स्कूल में गैर मियारी ग़िज़ा की फराहमी के नतीजे में पेश आए फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने पूछा कि क्या ओहदेदार सो रहे थे। चीफ जस्टिस आलोक अरादी ने स्कूल में फूड पॉइजनिंग के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने पूछा कि स्कूल में एक हफ्ते के दौरान गैर मियारी ग़िज़ा फराहम की जा रही थी तो ओहदेदार क्या कर रहे थे। इस मसले पर अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। अदालत ने कहा कि हफ्ते में 3 बार खाने में गड़बड़ हो रही है तो ओहदेदार क्या कर रहे हैं। क्या बच्चों के मरने पर ही कार्रवाई की जाएगी? ये ओहदेदारों की लापरवाही का सबूत है। रियासती हुकूमत इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रही है। सरकारी वकील की तरफ से कहा गया है कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाएगा, जिस पर आला अदालत ने नाराजगी का इजहार किया। वाज़ेह है कि 26 नवंबर को इस स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कम से कम 30 तालिबात बीमार हो गई। इस तरह का वाक़या जुमेरात 21 नवंबर को भी पेश आया, जिसके नतीजे में तालिबात को अस्पताल में दाखिल किया गया। तालिबात को मतली, चक्कर, पेट में दर्द की शिकायत के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया। तेलंगाना के गुरुकुल्स स्कूल्स में तलबा को चूहों के अखराज के साथ ये चावल बच्चों को खिलाया जाता है, जिसके नतीजे में तलबा बीमार पड़ रही हैं। गुरुकुल में असल मसला चावल का है, क्योंकि गुरुकुलों में तलबा में चूहे के अखराज के साथ चावल तकसीम किए जाते हैं और इस ताल्लुक से बावर्ची कह रहे हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है कि वो नाकिस मियार के कीड़े से मुतासिरा चावल भेज रहे हैं, जिसके बायस आए दिन तलबा इस नाकिस ग़िज़ा खाने से बीमार हो रहे हैं। इस जानिब तेलंगाना हुकूमत को फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। ఈ బియ్యం ఎవరు పంపించారు? బియ్యాన్ని చూస్తే మాత్రం సన్న బియ్యం ఉన్నాయి, మంచి బియ్యంలో కనబడుతున్నాయి. నీళ్ళలో అయితే మాత్రం మొత్తం ముద్ద అయిపోతున్నాయి. ఆ బియ్యం రేషన్ బియ్యాన్ని పట్టించి తెస్తురా, లేకపోతే ఫ్యాక్టరీలో పట్టిన బియ్యాన్ని నూకలట, నూకలను పిండి అవుతున్నాయి. ఆ నూకలు ఆ పిండిని తయారు చేసి మళ్ళీ కెమికల్ కలిపి వీటిని మళ్ళీ ఈ యొక్క హాస్టల్లకు ఈ స్కూళ్ళకు పంపించినట్టు. 40 కిలోల పోగంటికి 60 కిలోల బియ్యం పంపించండు. అయితే లేదు సార్ అంటే కూడా ఇంటలేడు. వేయాలమ్మా అని అన్నాడు. 5 కిలోలు తీసినాం, ఇంకా మా మనసు పూర్తిగా దాని నుంచి అన్నం అట్లా 6 సార్లు కడిగినా కూడా బియ్యం అట్లా పురుగులు అట్లే ఉన్నాయి. పురుగులు అట్లే ఉన్నాయి చూపించినాం కూడా సార్కి. చెప్తే కూడా నేను లేడా ఏమన్నాడు? కడగండి కడగండి అంటాడు. 6 సార్లు కడిగినాం మేము బియ్యం. అంటే ప్రాబ్లం ఏమి ఇంతకి? బియ్యం ప్రాబ్లం ఇంకేం లేదు, బియ్యము పురుగులు ఇంత ఇంకేం లేదు అలా ప్రాబ్లం. तेलंगाना स्टेट ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन TSDCA ने दवाओं की तैयारी के मरकज़ पर छापे में 1.33 करोड़ रुपए की एंटीबायोटिक्स का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जब्त किया। डायरेक्टर जनरल TSDCA VB कमलासेन रेड्डी ने कहा कि ये जब्ती दूसरी दवासाज कंपनियों के जरिए तैयार करदा मसनूआत को रूस को उनके अपने नाम से झूठे तरीके से बरामद करने और एंटीबायोटिक्स की गैर मजाज पैकिंग के लिए की गई थी। एंटीबायोटिक दवाओं की शीशियों पर झूठा लेबल लगाया गया था। दवाओं को रूस को इस झूठे दावे के तहत बरामद किया जा रहा है कि इसे जोडास एक्सपोएम प्राइवेट ने तैयार किया है। दीगर दवासाज कंपनियों के तैयार करदा ये एंटीबायोटिक जोडास एक्सपोएम प्राइवेट के नाम से फर्जी तौर पर बरामद किए गए थे। तेलंगाना के जिले खम्मम में एक शख्स और उसकी बीवी के कत्ल की वारदात पेश आई। कातिलों ने जाए वाक़े पर मिर्च पाउडर डाल दिया ताकि सूंघने वाले कुत्तों की जानिब से उनकी निशानदही ना की जा सके। पुलिस के मुताबिक इस जोड़े का इकलौता बेटा जो हैदराबाद में रहता है ने कई मरतबा उनको फ़ोन किया, ताहम फ़ोन रिसीव ना करने पर उसने अपने एक दोस्त से ख्वाहिश की कि वो इसके घर जाकर मालूम करे। जिस पर उसका दोस्त उसके घर पहुंचा तो उसने देखा कि रामन्ना और कृष्णा कुमारी मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं। तो उसके बाद उसने फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी। पुलिस और क्लूज टीम वहां फौरी तौर पर पहुंच गई। उन्होंने देखा कि मुकामी वारदात पर मिर्च पाउडर पड़ा हुआ है ताकि सूंघने वाले कुत्तों को मुलजिमीन की निशानदही से रोका जा सके। शहर हैदराबाद के मनीकोंडा इलाके में EIPL अपार्टमेंट में आग लग गई। अपार्टमेंट के 9वें फ्लोर पर लगी आग की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस सिलसिले में नारसिंगी पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं है।
मकान के बाहर ठहराई गई इलेक्ट्रिक बाइक की बैटरी फट पड़ी, जिसके नतीजे में मकान के अहाते में आग लग गई। इस वाक़े में पार्किंग इलाकों में ठहराई गई मजीद 8 बाइक्स जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गई। ये वाक़या आज सुबह की अवलिन सातों में शहर हैदराबाद के रामनतापुर के विवेक नगर में पेश आया। पार्किंग इलाके में 2 इलेक्ट्रिक बाइक्स भी थीं। मुकामी अफराद ने अपने तौर पर आग को बुझाया। इस वाक़े में मकान को भी नुकसान पहुंचा। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव की हैदराबाद में वाक़ क़यामगाह के सामने ठहराई गई उनकी गाड़ी को नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी। कल शब पेश आया इस वाक़े की शिकायत कांग्रेस लीडर ने पुलिस से की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से टक्कर मारने वाली गाड़ी की तलाश का काम शुरू कर दिया। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वायस और कांग्रेस के इस्तीफाओं के बाद मखलूआ राज्यसभा की 3 नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी किया है। वायस और कांग्रेस के अरकान राज्यसभा M वेंकटरमना, B मस्तान राव यादव और BC लीडर R कृष्णैया के इस्तीफाओं के बाद ये नशिस्तें मखलूआ हुई हैं। यादव और कृष्णैया ने अपनी मियाद के इख्तिताम के 4 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया, जबकि राव के पास 2 साल तक का वक्त था। वायस और कांग्रेस को इन इस्तीफाओं की वजह से बड़ा धक्का लगा। फिलहाल वायस जगनमोहन रेड्डी की क़यादत वाली वायस और कांग्रेस पार्टी के पास सिर्फ 8 राज्यसभा अरकान हैं। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात तेलुगु देशम की ज़ेर क़यादत NDA इत्तेहाद 20 दिसंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में राज्यसभा की 3 नशिस्तों पर कब्जा करने तैयार हैं। रियासती असम्बली में इसको 164 नशिस्तों की ज़बरदस्त अक्सरियत है। तेलुगु देशम के पास 135 असम्बली सीटें हैं। जनसेना 21 और BJP 8 नशिस्तें रखती हैं। N चंद्रबाबू नायडू की ज़ेर क़यादत तेलुगु देशम को राज्यसभा में कदम जमाने की उम्मीद है, क्योंकि इसकी फ़िलहाल ऐवान बाला में कोई नुमाइंदगी नहीं है, जबकि वायस और कांग्रेस के पास मतलूबा तादाद नहीं है। वोटों की गिनती 20 दिसंबर को होगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.